आवाज सही है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। कहाँ तक कल पहुंचे थे हम लोग? बांध विफलता पर रहे थे ना। बांध विफलता का कारण हम लोग पढ़ चुके थे। प्रभाव बताने की तो कोई जरूरत है नहीं, मतलब बाढ़ का प्रभाव होगा तो वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नीचे में एक हेडिंग हो जाएगा, बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय प्रयास। बांध सुरक्षा पर बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय प्रयास। अब इसमें एक है कि कोसांक और हिमांक का कॉन्सेप्ट बता दीजिए। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जिनका भी है 2 मिनट में यहाँ समझ लीजिए। जो कोसांक होता है इसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं ना। ड्यू पॉइंट का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि ये एक वायु है जिसका ये आयतन है ना, और इस आयतन पर इस वायु का टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अगर इस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस वायु के जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता यानी कि कैपेसिटी है जलवाष्प ग्रहण करने की 100 ग्राम, समझने के लिए। और अगर इस तापमान पर इसमें कैपेसिटी इतनी है और इसमें प्रेजेंट भी 100 ग्राम जलवाष्प है, तो इस वायु को अब हम कहेंगे संतृप्त वायु। क्या कहेंगे इसको? संतृप्त वायु या सैचुरेटेड एयर कहा जाता है। इसका अर्थ है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इस वायु के जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता थी 100 ग्राम। एक उदाहरण के लिए, वो तो किसी वायु का किस पर निर्भर करेगा? तापमान और पहले से उसमें आर्द्रता कितनी है उस पर। और 100 ग्राम इसकी गेनिंग कैपेसिटी थी और इसी तापमान पर इसमें प्रेजेंट भी हो गया 100 ग्राम। तो इसी वायु को हम क्या कहेंगे? संतृप्त वायु। यानी कि आप समझिए कि जितना आपको भोजन खाने की क्षमता है और उतना आपको खाना मिल गया, आपने खा लिया तो आपका पेट क्या हो गया? भर गया ना। तो जब पेट भर जाता तब क्या? दैट इज द सैचुरेशन, कि अब हम इससे ज्यादा नहीं खा सकते हैं, तो वो संतृप्त बिंदु है। और जो जिस ताप पर वायु संतृप्त होती है दैट इज कॉल्ड ओसांक बिंदु। ताप के इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? ओसांक बिंदु। तो ये वायु कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर संतृप्त हुई है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस वायु का ओसांक बिंदु क्या हो गया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका अर्थ होता है ड्यू पॉइंट का कि ताप का वह बिंदु जिस पर कोई वायु संतृप्त हो जाए, ताप के उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? ओसांक बिंदु। और संतृप्त होने का क्या अर्थ हुआ? कि किसी वायु में जितना जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है, अगर एक निश्चित तापमान और आयतन पर उसने गेन कर लिया है तो हम उसे क्या कहेंगे? संतृप्त वायु। अब किसी भी वायु का जो ओसांक बिंदु हो सकता है वो दो हो सकता है। या तो वायु का ओसांक बिंदु हो सकता है हिमांक से ऊपर हो सकता है, या फिर किसी वायु का ओसांक बिंदु क्या हो सकता है? हिमांक से नीचे हो सकता है। हिमांक से नीचे। तो हिमांक का क्या अर्थ है? फ्रीजिंग पॉइंट है। और फ्रीजिंग पॉइंट जो जल का है वो क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब हम हिमांक से ऊपर के ताप की बात करते हैं तो इसका अर्थ है 0 डिग्री सी से ऊपर, है ना। तो 0 डिग्री सी से ऊपर है तो हिमांक से ऊपर है। और जब हम हिमांक से नीचे की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि वो वायु 0 डिग्री सी से नीचे के ताप पर जा रहा है ना। तो इसको हम कहेंगे हिमांक से नीचे। अब अगर कोई वायु हिमांक से नीचे पर जाकर संतृप्त हुई है तो संतृप्त होने के बाद अगला कंडीशन क्या होगा? इसका संघनन। तो जब इसका संघनन 0 से नीचे पर होगा तो ये वायु इसका जलकण किस में जाएगा? हिमकण में चला जाएगा।
और अगर 0 से ऊपर हुआ है तो इसका जो जलवाष्प है वो किस में चला जाएगा, जल बूंद में चला जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में। यही जल बूंद और हिमकण आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, बादल बनाते हैं। तो ओसांक बिंदु जो होता है वायु का, वो बेसिकली क्या होता है, उसके संतृप्त बिंदु को दिखाता है कि जिस ताप पर वायु उतना जलवाष्प ग्रहण कर लिया है जितना उसके ग्रहण करने की क्षमता है। और जब हम हिमांक की बात करते हैं तो इसका अर्थ यही है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। आप खुद समझते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट है। तो अगर वाटर वेपर 0 से ऊपर पर जाकर कंडेंसेशन में जा रहा है तो दे विल बी कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। और अगर बिलो 0 से नीचे जा रहा है तो उसमें क्या होगा, वो आइस क्रिस्टल में चला जाएगा। कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि अगर वायुमंडल में, क्योंकि हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का होना जरूरी है, यानी धूलकण होगा तभी संघनन होगा। तो कई बार क्या होता है कि वायुमंडल में अगर हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कम है तो वायु का संघनन या सेचुरेशन 0 से भी बहुत नीचे के तापमान पर होता है। और 0 से बहुत नीचे के तापमान होगा तब उसको कहेंगे हम सुपर कूल्डेड वायु कहते हैं। और जब सुपर कूल्डेड वायु होगा तो इट में भी वो ओला बनाना शुरू कर देगा, हेल स्टॉर्म की घटना बननी शुरू हो जाएगी। अगर हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अधिक है तो वो संघनन का आधार देता है, तो इट में भी वो पहले भी संघनित हो सकता है। तो यही इसको हम कहते हैं ओसांक बिंदु और हिमांक बिंदु कहते हैं इसको। ओसांक का भी हम प्रश्न पूछ लें, समझ में आ गया ये? चलिए ठीक है, आप बताइए कि अगर वायु का ओसांक बिंदु हिमांक से ऊपर हो तो क्या होगा, है ना? बात समझ में आ गई? अगर वायु का ओसांक बिंदु हिमांक से ऊपर हो तो क्या बनेगा, कोहरा, दूसरा कुहासा, तीसरा ओस, चौथा बादल, पांचवा पाला, छठा हेल यानी ओला, है ना? आप बताइए, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि वायु का ओसांक बिंदु हिमांक से ऊपर है तो इसमें क्या क्या होगा? एक एक से पूछते हैं, उत्तर आना चाहिए। आप बताइए, एक बार में बता दीजिए, 1 2 3 4 करके, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 3 और 4 यानी ओस और बादल। आप बताइए, कोहरा, कुहासा, ओस, बादल। अंदाज आप बताइए क्या होगा? यूपीएससी में ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे आपसे। आप बताइए। छह छोड़ के बाकी सब। पाला भी तो 0 के नीचे ही पड़ता है ना, ये दोनों नहीं होगा। फ्रॉस्ट कब पड़ता है? जब 0 से नीचे तापमान होगा तो वायुमंडल का जो अतिरिक्त जलकण होगा हिमकण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों छोड़ के बाकी ऊपर का सारा बनेगा। चलिए छोड़िए, यहाँ पर आ जाइए। बांध सुरक्षा पर क्या था, राष्ट्रीय प्रयास। तो उसमें जो हमारा राष्ट्रीय प्रयास है, आप उसी के नीचे रहिएगा। तो राष्ट्रीय प्रयास में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास है वो है बांध सुरक्षा पर अधिनियम, या बांध सुरक्षा अधिनियम भी आप इसे कह सकते हैं, या कानून 2021। तो बांध सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय कानून है जिसे हम 2021 का विधान कहते हैं। इसमें विधान में जो शामिल किया गया है उसमें एक है बांध विफलता की जिम्मेदारी। बांध विफलता की जिम्मेदारी। तो जो बांध विफलता की जिम्मेदारी है, इस विधान के तहत बांध मालिक का माना गया है। जो बांध का ऑपरेटर है, बांध मालिक है,
तो बांध मालिक को इसके लिए जिम्मेदार माना गया है। दूसरा जो इसमें प्रयास किया गया है वो अब एक प्रयास है राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर, तो इस विधान में राष्ट्रीय स्तर पर दो तरीके के प्रयास हैं। और तीसरा जो इसमें है वो है राज्य स्तरीय। राज्य स्तरीय प्रयास। राज्य स्तरीय प्रयास। तो जो राज्य स्तरीय प्रयास है उसमें भी दो है। राष्ट्रीय प्रयास में एक है बांध सुरक्षा पर। बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति। बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति। दूसरा है बांध सुरक्षा। बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय प्राधिकरण। बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय प्राधिकरण। इसी तरीके से राज्य स्तर पर भी इसमें दो तरीका का प्रावधान है। बांध सुरक्षा पर। बांध सुरक्षा पर राज्य समिति। बांध सुरक्षा पर राज्य समिति और बांध सुरक्षा पर। बांध सुरक्षा पर राज्य संगठन। यहाँ प्राधिकरण नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। बांध सुरक्षा पर राज्य संगठन। तो इस विधान में जो बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति है, इसका काम है बांध निर्माण के लिए। बांध निर्माण के लिए। बांध निर्माण के लिए नीति बनाना। बांध निर्माण के लिए नीति बनाना। दूसरा सुरक्षा के मानक तय करना। सुरक्षा के मानक। सुरक्षा के मानक फिक्स करना, तय करना। और तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव देना। महत्वपूर्ण सुझाव देना इस समिति का काम है। प्राधिकरण जो है इसका काम है मानकों को लागू करवाना। मानकों को लागू करवाना। दूसरा बांध विफलता। बांध विफलता के कारणों का पता लगाना। कारणों का पता लगाना एवं विफलता का एवं बांध विफलता का रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड रखना। तीसरा राज्य समितियों एवं संगठनों को। समितियों एवं संगठनों को तकनीकी सहायता देना। और चौथा है विवाद का निपटान करना। विवाद का निपटान करना है ना, या समाप्त करना। बस बस। नीचे ही कर दे।
सही है कि और थोड़ा और नीचे? बांध सुरक्षा पर जो राज्य समिति है, इसका कार्य है बांध का संचालन, निरीक्षण, निगरानी, बांध का संचालन, निरीक्षण और निगरानी। और जो बांध सुरक्षा संगठन है, इसका काम है बांध का तकनीकी एवं हाइड्रोमैकेनिकल डिजाइन तैयार करना, बन गया। बन गया। इस विधान पर अलग से भी प्रश्न आ सकता है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बांध सुरक्षा अधिनियम जो 2021 है या कानून है, उसकी विशेषताओं के बारे में आप हमें बताएं। तो पहला पॉइंट जो हमने इसमें लिखा है कि बांध विफलता का जिम्मेदारी इसमें जो दिया गया है वो किसके ऊपर है? बांध के मालिक, बांध के संचालक। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि बांध का मालिक कौन होगा या संचालक कौन होगा? तो बांध का जो मालिक होगा, आप इसको ये ध्यान में रखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? 12 में दी गई है। और क्या राज्य की परिभाषा में हम जो राज्य को जानते हैं केवल उसको रखा गया है, या उसकी परिभाषा बहुत व्यापक व्यापक है? व्यापक है ना। उसमें हमने पढ़ा होगा कि सरकार द्वारा संचालित अगर कोई निगम है, कॉरपोरेशन है, दे विल बी द पार्ट ऑफ द स्टेट। सही हूं ना मैं? तो इसका अर्थ ये है कि अगर कोई बांध एनटीपीसी के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो एनटीपीसी किसकी इकाई है? केंद्र सरकार की है। तो अगर एनटीपीसी के द्वारा संचालित कोई बांध फेल्योर हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? एनटीसीपी। और एनटीसीपी का अर्थ हो गया कि केंद्र सरकार की उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से राज्य की परिभाषा में अब उसको आप समझ ले कि जितने ब्रॉडर सेंस में समझते हैं, तो जो भी राज्य के कॉरपोरेट होंगे, निगम होंगे, सरकारी संस्थाएं, अर्ध सरकारी संस्थाएं, जो भी राज्य की परिभाषा के दायरे में आते हैं, उनमें से किसी भी संगठन, किसी भी समूह के द्वारा अगर बांध का संचालन किया जा रहा है, अगर वो बांध का मालिक है, तो बांध विफलता की जिम्मेदारी इस अधिनियम के तहत उसके ऊपर दिया गया है। दूसरा, इसमें हमने देखा कि दो और प्रावधान है, एक राष्ट्रीय स्तर का प्रावधान है और दूसरा राज्य स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसमें एक समिति है, नेशनल कमेटी, जिसका मूल काम यही है कि बांध निर्माण के लिए राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना इसका काम है, जो पूरे देश के लिए होगा। और दूसरा हमने लिखा है कि उस बांध के लिए क्या सुरक्षा मानक होने चाहिए, किस तरीके के बनने चाहिए, वो सुरक्षा मानक तय करना और समय समय पर उचित सुझाव सलाह देना इस समिति का काम होता है। तो इसी समिति की सिफारिश पर बांध के लिए नीति बनाई जाती है। फिर हमने लिखा है एक प्राधिकरण है, तो प्राधिकरण जो बनाया गया राष्ट्रीय स्तर का, इसका काम है ये जो मानक बनाते हैं ना, उन मानकों को लागू करवाना इनका काम है। दूसरा हमने लिखा कि बांध विफलता किन कारणों से होती है वो पता लगाना और उसका रिकॉर्ड रखना, क्योंकि वो अगर सरकार के डेटा में रहेगा तो आगे चलकर उसका क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है।
फिर हमने लिखा कि राज्य समिति और संगठनों, यानी ये जो राज्य समितियां और ये राज्य संगठन है, इनको अगर बांध से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो वो तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना इनका काम है। और विवाद निपटान, यानी कि अगर बांध संचालकों के बीच या राज्यों के बीच बांध को लेकर कोई विवाद है तो फिर उस विवाद को हल करना भी इस प्राधिकरण का कार्य बनता है। राज्य स्तर पर भी इसमें दो संगठन है, एक बांध सुरक्षा पर राज्य समिति। इसका तीन मूल काम है कि बांध का ऑपरेटिंग कैसे हो राज्य में, बांध का निरीक्षण यानी समय समय पर उसकी देखभाल करना, और निगरानी, कंटिन्यूअस निगरानी करना ताकि बांध फेलियर को रोका जा सके। और फिर जो सुरक्षा संगठन है, इसका मूल काम है कि केंद्र ने नीति बनाई। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण कि केंद्र ने कहा कि यूपी के बुंदेलखंड में केन और बेतवा लिंक परियोजना पर एक बांध बनेगा। अब उस बांध बनाने के लिए नीति तो तय कर दिया भारत सरकार ने या इस समिति ने, बट वो बांध का जो कंस्ट्रक्शन डिजाइन होगा, इस शब्द को आप इसी शब्द समझेंगे, वो जो कंस्ट्रक्शन डिजाइन होगा वो इसी संगठन के द्वारा बनाया जाता है। हाइड्रोमैकेनिकल डिजाइन का अर्थ हो गया, और तकनीकी का कितना बड़ा बांध होना चाहिए, कितनी गहराई होनी चाहिए, उसकी दीवारें कैसी होनी चाहिए, उसमें पानी का लेवल कितना होना चाहिए, दैट ऑल आर द मेजर जो है इसका, वो कौन तय करेगा, बांध सुरक्षा पर राज्य संगठन के द्वारा किया जाता है। तो ये एक विधान है भारत में, इस पर अलग से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर है? कुछ और पॉइंट लिख लेंगे, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा अलग से पॉइंट लिखेंगे इसी में, दूसरा पॉइंट यानी कि राष्ट्रीय प्रयास में ही दूसरा पॉइंट लिखिए, केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग पिछले क्लास में चर्चा हुआ होगा। केंद्रीय जल आयोग बांध सुरक्षा, बांध सुरक्षा और भारत में बांध से संबंधित, बांध सुरक्षा और भारत में बांध से संबंधित भारत केंद्रीय जल आयोग बांध सुरक्षा और बांध से संबंधित, बांध से संबंधित नेशनल रजिस्टर रखते हैं, राष्ट्रीय रजिस्टर रखते हैं। बांध सुरक्षा और बांध से संबंधित राष्ट्रीय रजिस्टर रखते हैं। तो रजिस्टर में क्या होता है, आप जो डायरी बनाते हैं एक उसी तरीके ना, तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि भारत में, जैसे हमने कल लिखा था एक आंकड़ा कि भारत में लगभग 6000 बड़े या छोटे बांध हैं। तो ये जो आंकड़े हैं भारत में कितने बड़े बांध या छोटे बांध है, इसके डेटा किसके पास होता है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन के पास होता है। वो एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखता है, उस राष्ट्रीय रजिस्टर में इन सारे आंकड़ों को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है। क्लियर है? तो ये था बांध सुरक्षा। आपने क्वेश्चन बैंक कल जाकर देखा था, बड़े बांध पर कुछ क्वेश्चन था पूछा हुआ, क्या है क्वेश्चन दिखाइए जरा। ये तो हो ही गया। बांध, बड़े बांध विफलताओं के दो उदाहरण अब सिक्किम वाला ले सकते हैं। 2008 में जोधपुर में जो है सो जसवंत सागर टूटा था। वो एक प्रश्न और पूछा है जो आपको देखना होगा कहीं पे, हमें लगता है कि वो थर्ड पेपर में ही होगा। हमने कहा था ना कि वो प्रश्न था कि बड़े बांध विस्थापन से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बढ़े आगे, देखिए अब इसमें जिनका भी ये प्रश्न है ना, कोहरा और कुहासा में अंतर क्या है, आप क्लास के बाद 10 मिनट रुकेंगे, हम जरूर बता देंगे, है ना। अभी अब हम इसमें जाएंगे तो टॉपिक से विषयांतर हो जाएगा। मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आप रुक जाएंगे मैं बता दूंगा, है ना। लिखेंगे शहरी बाढ़, अर्बन फ्लड। हाँ, बाढ़, शहरी बाढ़ या अर्बन फ्लड। गांव वाला पढ़ लिया हम लोग, है ना। नॉर्मल, नॉर्मल हम लोग बाढ़ पढ़े हैं ना, तो बाढ़ जब आप पढ़े तो ऑल ओवर कॉन्सेप्ट हो गया ना। अब एक छोटा सा प्रॉपर अर्बन फ्लड पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
आप दिल्ली में रह रहे हैं ना, तो अब वजीराबाद में रह रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली में आप रह रहे हैं, आप वर्षा के समय यहाँ पर फ्लड की स्थिति को महसूस करते हैं? दिल्ली के तो कुछ इलाके ऐसे हैं कि बिना वर्षा भी बाढ़ की स्थिति आप महसूस कर सकते हैं। 2-4 गली वजीराबाद में भी है कि आपको वहां पे महसूस होगा। प्रश्न में जब भी पूछा है, कारण पूछा है, अर्बन फ्लड का कारण आप हमें बताइए, या प्रश्न ये पूछा है कि शहरें बाढ़ के लिए अधिक सुभेद्य होते जा रहे हैं, उसके पीछे आप हमें कारण बताइए। महानगर कोई भी हो, आप देखेंगे कि बाढ़ का सबसे मूल कारण जो यहाँ पर है, दिल्ली में आप देखते होंगे कि मूल यहाँ पर मानवीय कारण होता है, प्राकृतिक कारण कम होता है, मानवीय कारण शहरों में बाढ़ का मूल कारण है। तो हम पॉइंट लिखते चलते हैं, क्योंकि बाढ़ है क्या ये तो हम जान चुके हैं, तो सीधे हम कारण पर आएंगे, प्रभाव भी क्या होगा वो हम जानते हैं। उसके बाद शहरी फ्लड के कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ प्रयास किया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अर्बन फ्लड का एक कारण हो जाएगा शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भू सतह का कंक्रीटीकरण, है ना, भू सतह का कंक्रीटीकरण। अब इस लाइन से तो हमें लगता है कि अर्थ समझ में आ गया होगा। भू सतह यानी कि जितने हम जमीन को, फर्श को कंक्रीटीकरण करते जाते हैं, यहाँ से देखिए 2-3 तरीके से इस चीज को समझना है। अगर आप इसको समझ लेंगे, प्रश्न एक बार यह भी पूछा है कि शहर अपनी समस्याओं से आज खुद बाढ़ और सूखे के प्रभाव को महसूस कर रहा है ना। आप देखेंगे कि ये जो कंक्रीटीकरण है यहाँ फ्लड का भी कारण है, और ये कंक्रीटीकरण यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी का भी कारण है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा हुआ है। क्यों है कंक्रीटीकरण इस दोनों का कारण? तो जब सरफेस हम कंक्रीटीकृत कर देते हैं तो जमीन के अंदर जो भूमिगत जल होता है वो रिचार्ज नहीं हो पाता है। भूमिगत जल रिचार्ज नहीं होगा, हम आप यूज तो करते ही हैं, तो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे क्या होते जाता है, बहुत नीचे चला जाता है। और महानगर जो भारत के हैं या विश्व के कहीं पर भी आप देखेंगे, महानगरों में आज वाटर संकट सबसे ज्यादा है। आप शिमला जैसे शहरों में जल की कमी हो जाती है, बेंगलुरु में, चेन्नई में, सभी, दिल्ली में भी होता है इवन कि आप आने तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको सब कुछ दिक्कतें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो इस जल के कमी का एक कारण है भू सतह का कंक्रीटीकृत होना, और जैसे जैसे कंक्रीटीकृत हम करते जाते हैं भूमिगत रिचार्ज नहीं होता है। लेकिन बाढ़ का कारण ये है क्योंकि अब जब सतह कंक्रीटीकृत कर देंगे, थोड़ा भी वर्षा होगा तो क्या होगा, वो पानी सतह पर फैलेगा, जमा होगा, क्योंकि जिसको अंदर जाना चाहिए था वो तो गया नहीं। तो ये कंक्रीटीकृत सतह ड्रॉट और फ्लड दोनों का कारण यहाँ पर बनते जा रहा है। दूसरा कारण हो जाएगा शहरी आर्द्र भूमि, शहरी आर्द्र भूमि एवं जल निकाय क्षेत्र का, जल निकाय क्षेत्र का, शहरी जल आर्द्र भूमि एवं जल निकाय क्षेत्र का आवास निर्माण में उपयोग। तो यही अब एक तकनीकी पॉइंट में क्या हो जाएगा, भू उपयोग में परिवर्तन, यही कहेंगे ना, भू उपयोग में परिवर्तन हम कर रहे हैं। ये अब देखो इसका क्या है, ये भी शहर में जल के कमी और बाढ़ दोनों का कारण है। अब आप मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए कि दिल्ली जैसे किसी भी शहर में जो वेटलैंड होता है या जो जल निकाय के तालाब हो, झील हो, वो क्या होता है कि जब वर्षा हो तो वर्षा का पानी सबसे पहले उसी में जाता है, उसके आसपास के क्षेत्रों में जमा होगा। अब वर्षा का पानी अगर इस वेटलैंड झील सब में जमा हुआ तो आपको 2 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा तो ये हुआ कि वो झील का पानी ही अंडरग्राउंड वाटर को क्या करेगा, धीरे धीरे रिचार्ज करेगा।
इसीलिए आप देखते होंगे कि शहर क्षेत्र के आसपास वर्षा जल संचय के क्षेत्र बनाए जाते हैं, ताकि वर्षा का जल उसमें जमा होगा और वो रिचार्ज होके अंदर जाएगा, तो भूमिगत जल रिचार्ज होगा, जिससे शहरवासी को जो ट्यूबवेल होता है उसके माध्यम से पानी मिलेगा। अब आपने क्या किया कि इस भूमि सबको भर के वहां पर बिल्डिंग बना दिया, उद्योग बना दिया, अतिक्रमण खूब हो रहा है वेटलैंड सबका। तो अब इसका पहला इम्पैक्ट क्या होगा कि जो वर्षा जल रिचार्ज होना चाहिए वो रिचार्ज हुआ नहीं, तो आपको जल की कमी महसूस होगी। और ऐसे क्षेत्र जो होते हैं ना, वो निम्न भूमि का क्षेत्र होता है, तो ये निम्न भूमि के क्षेत्र में अगर आपने बिल्डिंग आवास बना दिया तो वर्षा का पानी फिर कहाँ जाएगा, इसी क्षेत्र में जाकर जमा होगा। इसलिए ऐसे क्षेत्र वर्षा में जल्दी डूबते भी है। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, जैसे वजीराबाद सब है, जगतपुर सब है, ये क्या है, यमुना का खादर क्षेत्र है, और आपने इस क्षेत्र में घरें आवास बना दिया है, यमुना नदी में पानी बढ़ेगा, ये क्षेत्र सब क्या होगा, डूबेगा। सब अनऑथराइज्ड एरिया है ये सब कोई ऑथराइज्ड एरिया नहीं है। रोड से इस तरफ जितना भी है सब अनऑथराइज्ड एरिया है इधर। लेकिन चूंकि एक बार घर बस जाने के बाद सरकार के लिए भी और तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। तो ये भी कारण जो है शहरों में सूखे के यानी जल के कमी का और फ्लड के इम्पैक्ट को बढ़ावा दे रहा है। तीसरा इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा शहरी जल निकास, शहरी जल निकास प्रणाली का अवरुद्ध होना, ये सबसे बड़ा कारण है। दिल्ली समय वजीराबाद समय आप देखेंगे कि 12 महीने ड्रेनेज बनाते रहते हैं नगर निगम के कर्मचारी, आज वहां खोदा आज वहां खोदा, लेकिन कभी उनका ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होता है। ये सबसे बड़ी इशू होती है कि शहरों में जो ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होता है उसके कारण यहाँ पर वर्षा जल का जमाव होना शुरू हो जाता है। और ये दिल्ली में आंखों देखी आप देखते होंगे कि डेली कुछ ना कुछ यहाँ होते रहता है, लेकिन वो सही नहीं होता है। चौथा, हमारी आपकी भी इसमें भूमिका होती है। वो क्या भूमिका होती है, तो कचरे को यत्र तत्र फेंकना, जिससे शहरी जल निकास प्रणाली क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाता है, जाम हो जाएगा ना, अवरुद्ध हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। आप जाओ देखो वजीराबाद या दिल्ली के किसी भी गली का जो नाला होगा उसमें घर के कूड़ा कचरे सभी डाल देते हैं, प्लास्टिक की बोतल हो थैले हो सब उसमें डाल देते हैं, जबकि एमसीडी की वाहन आती है लेकिन लोग उसमें नहीं जा। आप देखिए कई बार क्या होता है ना कि जब तक नागरिक जिम्मेदारी ना ले तब तक बहुत सारा काम आगे नहीं बढ़ सकता है। आप देखिए हमारे आपके गलियों में डेली एमसीडी की वाहन आती है, हो सकता है किसी दिन ना आता हो लेकिन लगभग डेली आते हैं। इसके बावजूद मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गुर्जर चौक और जो संत नगर का रास्ता गया है, कभी आप चले जाइए और देखिए रास्ते पर कितने कचरे फेंके हुए हैं। आखिर सरकार करे तो क्या करे भाई, जब आपकी गलियों में वाहन जा रहे हैं तो आप उसमें ना डाल के, उसका रीजन क्या है कि आप 10 बजे तक सोते हैं, तो सोने के बाद आप उठते हैं तब तक एमसीडी की गाड़ी चली गई, अब आप जाकर रोड पर कचरा फेंकते हैं। आप जाकर देखिए कि इतना सुंदर ये रास्ता, लेकिन आपको चलने की इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि अब वो वर्षा होगा तो वो सारा कचरा कहाँ जाएगा, यही ना। इसी नाले सबके जाम होने का कारण क्या है कि सारा कचरा जो आपके हमारे घर का कचरा होता है हम जमा करते हैं और उसमें ले जाके फेंक देते हैं। लोग आप देखेंगे कि डेली जिस शहर में इस तरीके का सिस्टम हो वहाँ तो कचरा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो है सो आप फेंकते हैं, वो एक सबसे बड़ी कारण। मुंबई 1970 के दशक में एक बार उसमें बाढ़ आई थी और उस बाढ़ का कारण था पॉलीथीन। आप अंदाज लीजिए, पॉलीथीन के कारण पूरा मुंबई डूब गई थी। तो पॉलीथीन से कैसे डूबी होगी मुंबई, आप नेट पर चेक करिएगा ये। तो इसका अर्थ है कि पॉलीथीन ने उस शहर की जल निकास प्रणाली को अवरुद्ध कर दिया था, ड्रेनेज को चौक कर दिया था, और वर्षा होता गया पानी जमते गया, पूरा मुंबई जलमग्न हो गया था। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगा तब तक इस तरह की चीजों पर कंट्रोल करना बहुत कठिन काम। हम आप जो है सो उठते हैं, कई बार तो लोग आंख मलते हुए जाएंगे
है ना। और लगता है कि एमसीडी वाले के ऊपर कृपा कर रहे हैं। अब वो कहाँ गया नहीं गया कोई मतलब नहीं है। तो कचरे को यत्र तत्र फेंकना, जिससे शहरी जल निकास प्रणाली। पांचवा, अनियोजित अनियोजित शहरी विकास। अनियोजित शहरी विकास। छठा, नदी बेसिन की ओर नदी बेसिन की ओर शहरों का विस्तार। नदी बेसिन की ओर शहरों का विस्तार। फिर सातवां लिखेंगे, देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण अचानक मूसलाधार वर्षा। होता है कि नहीं मूसलाधार वर्षा। और इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है कि उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात का अधिक बनना एवं तटीय शहर का या तटीय शहरों का बाढ़ आपदा के लिए बाढ़ आपदा के लिए अधिक सुभेद्य होना। अगर भारत में इसका एग्जाम्पल लेंगे तो चेन्नई सब नहीं हो जाएगा। जैसे चेन्नई है, कोलकाता है, ऐसे शहरों में बाढ़ का जोखिम क्या हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि ये कोस्टलाइन सिटी है। और कोस्टलाइन सिटी वो भी कहाँ पर है, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात इसको प्रभावित करता है। तो ऐसे शहर जो हैं ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और आठवां हो जाएगा कि शहरी उष्मा द्वीप, ये पढ़े होंगे आप। शहरी उष्मा द्वीप के क्षेत्र में गर्म वायु की उपस्थिति गर्म वायु की उपस्थिति से मानसून के समय आर्द्र पवनों के टकराने से मानसून के समय आर्द्र पवनों के टकराने से अचानक मूसलाधार या अचानक मूसलाधार वर्षा का होना, है ना। तो इस तरह से हम अर्बन फ्लड के कारण, इस पॉइंट का 8वें पॉइंट का अर्थ समझ गए ना आप पढ़े होंगे कि महानगर में क्या है, जो खासकर बड़े महानगर हैं, दिल्ली मुंबई जैसे महानगर हैं, इन महानगरों में क्या होता है कि बीच का जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा गर्म होता है ना, आसपास के बाहरी क्षेत्र की तुलना में। तो वहाँ की वायु भी क्या होगी, अधिक गर्म होती है। और मानसून के समय अगर उस क्षेत्र की नमी वाली वायु उस गर्म वायु से टकराती है, तो आपने वाताग्र का कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ा होगा, तो उस तरह की दशाएं बन जाती है। और उसके कारण क्या होता है कि ऐसे क्षेत्रों में कभी कभी अचानक मूसलाधार वर्षा हो जाती है, जो अर्बन फ्लड का कारण बनता है यहाँ पे। तो जब भी हमें अर्बन फ्लड के कारण पूछे जाएंगे, हम पॉइंट फॉर्म में ही लिखेंगे। सब अच्छा ऊपर करेंगे।
बन गया है। तो हम थोड़ा सा ऊपर से नीचे एक बार आ सकते हैं। तो देखिए, तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, देखो इसमें अगर आपको शहरों में वाटर क्राइसिस पूछेगा ना, तो इससे बहुत सारा पॉइंट आप पिक कर लेंगे कि शहरों में वाटर क्राइसिस का या जल संकट का कारण क्या है। इसके अलावा भी कारण होंगे, लेकिन यहाँ से कुछ पॉइंट आप जरूर पिक कर सकते हैं। तो एक दो हो गया, भूमि उपयोग परिवर्तन का हम समझ गए ना अर्थ। किसका अर्थ है कि शहरों में जो लैंड यूज पैटर्न है उसमें कितने क्षेत्र पर आवास, कितने क्षेत्र पर पार्क, कितने क्षेत्र पर सड़कें, कितने क्षेत्र पर औद्योगिक कार्य होना चाहिए, हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं और नियोजित विकास कार्य करते हैं। और आप देखेंगे कि फ्लड की समस्या उन शहरों में ज्यादा है जो अनप्लान्ड सिटी है। जो थोड़ी बहुत प्लान्ड सिटी है, सेक्टर में बटा हुआ है, वहां पर फ्लड की समस्या कम है। जैसे आप चंडीगढ़ चले जाएं, चंडीगढ़ भारत में प्लांट सिटी का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। सुखना झील है, सुखना झील के किनारे वो लगभग 29-30 सेक्टर में बटा हुआ शहर है और उसमें फिक्स है कि किस सेक्टर में क्या काम होगा। इसी तरीके से थोड़ा बहुत नए प्लान सिटी में आप देखेंगे, जमशेदपुर है, बोकारो है, भुवनेश्वर है, ऐसे शहर हैं जिनको प्लान करके बनाया जा रहा है। दिल्ली सब बहुत पुराना शहर है ना, तो इस शहर में बाहरी भाग को थोड़ा सब नियोजित किया जा रहा है, लेकिन जो सेंट्रल सिटी है ये तो 7वीं 8वीं शताब्दी से विकसित हो रहा है ना, तो वहां से लेके अब तक हुआ है, ये बिल्कुल अंग्रेजों के समय में अनप्लान्ड था। और आज भी दिल्ली सब में अनप्लान्ड ज्यादा है। इधर जो आप बिल्डिंग देख रहे होंगे वो मैक्सिमम अनप्लान्ड है। तो वो है शहरी जल निकास प्रणाली का अवरुद्ध होना। क्यों? तो यही जो हम कचरा यत्र तत्र फेंकते रहते हैं उसके कारण इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या होता है, बाधित होता है। और नियोजित शहरी विकास है नदी बेसिन की ओर शहरों का विस्तार। अब जैसे दिल्ली का विस्तार होते होते यमुना को हमने क्या कर दिया है, बिल्कुल नाले के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर मान लीजिए वर्षा काफी अधिक हो, यमुना के जलग्रहण क्षेत्र में यमुना में पानी बढ़ जाए, तो नीचे का जो क्षेत्र शहर का है वो क्या होगा, डूबना शुरू हो जाएगा। फिर हमने लिखा है जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक मूसलाधार वर्षा। और दूसरा इसी से हमने लिया है कि चूंकि जलवायु परिवर्तन के कारण महासागर भी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। और एसएसटी बढ़ने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात की फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका अर्थ है कि ऐसे शहर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात वाले क्षेत्रों में हैं, वहां पर बाढ़ आपदा का जोखिम बढ़ते जा रहा है। जैसे भारत में पूर्वी तट पर जो भी शहर होगा वहां पर इसका जोखिम बढ़ते जा रहा है। और फिर हमने उष्मा द्वीप वाला लिया है कि वहां की वायु क्या होती है, चूंकि गर्म होती है। और जाहिर सी बात है कि एक तरफ से गर्म वायु आए, एक तरफ से नमी वाली वायु है, तो कन्वर्जेंस में थोड़ा सा वाताग्र जैसी दशाएं बनती है और मूसलाधार वर्षा होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए अर्बन क्षेत्र में ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नीचे में लिखेंगे शहरी बाढ़ प्रबंधन की दिशा में प्रयास। शहरी बाढ़ प्रबंधन की दिशा में प्रयास। तो जो शहरी बाढ़ प्रबंधन की दिशा में प्रयास है, इसमें पहला तो हो जाएगा कि शहरी विकास शहरी विकास मंत्रालय का, ये केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय है, विकास मंत्रालय का दिशा निर्देश, दिशा निर्देश गाइडलाइन है। तो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अर्बन फ्लड को कंट्रोल करने के लिए शहर के 5-6 विभागों को दिशा निर्देश है। इसमें पहला है स्वास्थ्य, शहरी स्वास्थ्य विभाग को। तो जो शहरों में हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, इसको ये सुझाव है कि आवश्यक संख्या में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल
स्टाफ की प्रशिक्षित टीम तैयार रखना। और दूसरा है आवश्यक मेडिसिन यानी आवश्यक मेडिसिन का भंडारण करना या भंडारण रखना है ना। तो एनडीएमए जो शहरी विकास मंत्रालय है उसका एक दिशा निर्देश किसके लिए है? शहरी हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, कि आपको ये 2 काम करके पहले से रखना है। आवश्यक संख्या में डॉक्टर, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो हम लोग पढ़े ना, कई बार क्या होता है कि मच्छर जनित बीमारियां बढ़ती है। हम प्रदूषित जल का सेवन करते हैं या उसके कारण मच्छर पनपता है, तो डायरिया, हैजा, कॉलरा, इस तरह की बीमारियां क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ऐसे अब उस समय अगर होगा तो 1-2 लोगों को तो नहीं होगा, वो संक्रमण तेजी से फैलेगा, हजारों लाखों लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि आवश्यक संख्या में आपको डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ टीम का क्या मतलब हुआ? जो हॉस्पिटल में नर्स होते हैं, जो उस तरह के लोग कि डॉक्टर के जाने के बाद जो रोगी की देखभाल करते हैं, पानी चढ़ाना हो तो पानी चढ़ा दिया, मेडिसिन देना हो तो मेडिसिन दे दिया, वैक्सीन देना हो कोरोना का तो दूसरे बीमारी का लगा दिया, है ना। ऐसे लोग को पैरामेडिकल, हाँ कई बार होता है, अगर आप वहां पर कंसस नहीं रहेंगे ना तो वो देना है दूसरा दवा, दे देंगे दूसरा दवा, तो इसलिए वहां बहुत कंसस होकर रहना पड़ता है। बट इनकी भूमिका होती है कि डॉक्टर ना हो तो सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। तो पैरामेडिकल स्टाफ, और उस समय जो मेडिसिन की जरूरत होती है वो मेडिसिन आपको क्या करना चाहिए? भंडारित करके रखना चाहिए। तो एक स्वास्थ्य विभाग के लिए है। दूसरा शहरी विकास मंत्रालय का दिशा निर्देश है स्थानीय शहरी निकाय के लिए। स्थानीय शहरी निकाय के लिए तो एक इनके लिए है कि प्रत्येक वार्ड में क्राइसिस सेंटर की स्थापना है आपके वार्ड में। हाँ, तो प्रत्येक वार्ड में क्राइसिस सेंटर की स्थापना। दूसरा, आवश्यक वस्तु एवं खाद्य पदार्थ का भंडारण। तीसरा इसमें है दूरसंचार एवं बिजली विभाग के लिए। दूरसंचार एवं बिजली विभाग के लिए है कि आपातकालीन योजना तैयार रखना। आपातकालीन योजना तैयार रखना। और दूसरा, अत्यधिक सुभेद्य क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधा बहाली के प्रयास करना। अतिरिक्त सुविधा बहाली के प्रयास करना है। इसका अर्थ है कि जो शहरी स्थानीय निकाय का क्या अर्थ हो गया? शहरों में या तो नगर निगम होंगे या फिर क्या होते हैं? नगर पालिकाएं, यही होती है ना। तो नगर निगम या नगर पालिकाएं जो शहर के होते हैं उनको कहा गया है कि भाई आप अपने प्रत्येक वार्ड में आपको एक क्राइसिस कंट्रोल सेंटर की स्थापना करके रखनी चाहिए, कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप ऐसे क्राइसिस कंट्रोल सेंटर का क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। किस समय? जब अर्बन फ्लड आ जाएगा उस समय।
और दूसरा है आवश्यक वस्तु और खाद्य पदार्थों का भंडारण करना, यानी कि भोजन वाली, चारा वाली, पेयजल के लिए, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जो नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है। अगर आपने 73 और 74 में संशोधन अधिनियम पढ़ा होगा तो उसमें है ना विषय वस्तु, तो वो आप ध्यान में रखिए। नगर पालिका की क्या जिम्मेदारी होगी, वो सारी चीज़ें इनको व्यवस्था करके रखना जिम्मेदारी है। दूर संचार और बिजली विभाग के लिए है कि आपात योजना तैयार कर रखना, कि फ्लड आएगी तो आप किस तरीके से बहुत जल्दी जो है सो आप रिकवरी के प्रयास करेंगे, क्योंकि जब इस तरह की आपदाएं आएंगे तो दूर संचार और बिजली सेवा बाधित हो सकती है ना, तो वो तो समस्याओं को और क्रिटिकल कर सकता है। तो इसलिए उनको कहा गया है कि आप आपात योजना तैयार करके रखेंगे, और आपात योजना तैयार रहेगा तो क्या होगा कि हम रिस्पांस जल्दी कर पाएंगे, है ना, और रिस्पांस जितना हमारा जल्दी होगा उतना ही जोखिम या नुकसान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा है शहर में ऐसे क्षेत्र की पहचान करना जो बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, और जो बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं वहां पर अतिरिक्त सुविधा की बहाली। अतिरिक्त सुविधा कहने का अर्थ हुआ कि दूर संचार और बिजली सुविधा वहां पर डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड करके रखना। यानी ट्रांसफार्मर खराब हो गया, होता है ना कई बार, तो बाढ़ में ट्रांसफार्मर खराब हो गई, दूर संचार बाधित हो गई, आप वहां पर कैसे अतिरिक्त सुविधा जल्दी बाहर कर पाएंगे, ये काम करना इनकी जिम्मेदारी है। तो तीसरा इनके लिए गाइडलाइन है। और चौथा गाइडलाइन है स्थानीय पुलिस और अग्निशमन के लिए, है ना, स्थानीय पुलिस एवं अग्निशमन के लिए। तो अग्निशमन का बाढ़ में तो काम नहीं होगा, कि होगा, तो इनकी जिम्मेदारी दी गई है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, है ना। और दूसरा जो कानून व्यवस्था बनाए रखना, और नागरिक नागरिक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा। इस लाइन का अर्थ समझ गए। एक होता है कि पुलिस पुलिस की तरह काम करे, या ब्रिटिश जमाने की पुलिस की तरह काम करना, है ना, और एक हो गया कि आप पब्लिक ओरिएंटेड पुलिस सेवा कर रहे हैं। तो जब तक 1947 तक था तब तक पुलिस सेवा जो थी वो ब्रिटिश आधारित था, है ना, लेकिन अब कैसी होनी चाहिए, पब्लिक आधारित सेवा होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि पब्लिक की मांग, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि वर्दी का रौब दिखाना है कि हम दरोगा जी हैं तो हम जो कहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं करना है ना। तो 5-6 डिपार्टमेंट के लिए इनका सुझाव है। पहला किसके लिए था, स्वास्थ्य विभाग के लिए। तो अगर आपको हेडिंग वाला पॉइंट याद रहेगा ना तो आप उत्तर इसका लिख लेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट है भाई, क्या करना होगा इनको, ये सोचना है आपको, तो 2 लाइन यहां से ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है किसके लिए है, स्थानीय निकाय के लिए। तो अगर आपने 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ा है और उसमें जितने विषय रखे गए हैं उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करना किसका काम होता है, नगर पालिका या नगर निगम का काम है। तो वैसी सेवाओं की बहाली करेंगे, उसके लिए इनको काम करना इसमें कहा गया है। दूर संचार और बिजली विभाग का क्या काम होगा, ये ध्यान में रखना है, और पुलिस का काम क्या होगा ये हमें इसमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है एनडीएमए का दिशा निर्देश। एनडीएमए का दिशा निर्देश। तो एनडीएमए का जो दिशा निर्देश है वो है एक समन्वय पर जोर। दूसरा इसमें है शहरी जल निकास या शहरी जल संचय के क्षेत्रों को चिन्हित करना। तीसरा अपशिष्ट का
अपशिष्ट का ऊर्जा उपयोग एवं वैज्ञानिक प्रबंधन। चौथा, शहरों का दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार करना। पांचवा, शहरी स्थानीय निकाय की क्षमता का विस्तार। शहरी स्थानीय निकाय की क्षमता का विस्तार करना। छठा, शहरी कुशल भू उपयोग नीति को बढ़ावा। समन्वय पर जोर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कई बार ये शब्द चर्चा में आया है। इसका अर्थ यही हुआ कि जो केंद्रीय बाढ़ से संबंधित संगठन और एजेंसियां हैं और जो राज्य से संबंधित बाढ़ और एजेंसियां, इनके बीच क्या होना चाहिए? बेहतर सुझाव होना, समन्वय होना चाहिए। दूसरा, शहरी जल संचय के, इसका अर्थ है कि दिल्ली शहर के आसपास वर्षा जल को कहां पर जमा करके रखा जा सकता है, ऐसे क्षेत्र को चिन्हित करना काम है कि कहां पर हम शहर के जल को जमा करके रखेंगे। तो दो फायदे होंगे ना इससे। एक तो होगा कि हम वर्षा बाढ़ से बच जाएंगे, और दूसरा, अगर हमने शहर के आसपास वर्षा जल का संचय कर लिया है तो वो जल क्या होगा? हमारे काम में आएगा, भूमिगत जल रिचार्ज होगा और वो हमें फायदा करेगा। तो इसमें यही कहा गया है कि शहरों का ये काम होगा, स्थानीय निकाय का ये काम है कि ये ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें जहां पर वर्षा जल को संरक्षित करके रखा जा सकता है। अपशिष्ट का ऊर्जामुक्त, क्या शहरी अपशिष्ट से ऊर्जा बनाया जा सकता है? आपने पढ़ा होगा वेस्ट ऊर्जा पर। तो उसको कन्वर्ट करना और शेष को वैज्ञानिक रूप से हम कैसे मैनेज करें, ये स्थानीय निकाय उस पर काम करे। शहरों का दीर्घकालीन मास्टर प्लान का अर्थ होता है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं कि भविष्य में शहर की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको ध्यान में रखकर अगर हम विकास की नीति बनाते हैं तो वो हम मास्टर प्लान शहर का कहते हैं। इसका अर्थ है, एक छोटा सा उदाहरण मान लें कि अगर 2050 तक के लिए दिल्ली का मास्टर प्लान बनाना हो तो हम ये देखते हैं उसमें कि 2050 तक जाकर दिल्ली की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, एक अनुमान, प्रोजेक्शन। और जितनी जनसंख्या उस समय होगी, उस समय दिल्ली में अर्बनाइजेशन कितना हो जाएगा, औद्योगिक विस्तार कितना हो जाएगा, और शहरी सेवाओं की मांग कितनी बढ़ जाएगी। शहरी सेवाओं की मांग का अर्थ हुआ कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, मनोरंजन है, इस तरह की जो भी चीजें हैं, बिजली है, दूर संचार है, इस तरह के सेवाओं की डिमांड कितनी होगी उस समय। और उसको ध्यान में रखकर अगर आप हर एक सेक्टर के लिए नीति बनाते हैं, कब तक के लिए? 2050 तक के लिए, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं? शहरों का मास्टर प्लान कहते हैं। तो इसमें एनडीएमए का गाइडलाइन है कि सभी शहर को कोशिश करना चाहिए कि शहरों के लिए एक दीर्घकालीन मास्टर प्लान आप तैयार कीजिए, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। फिर शहरी स्थानीय निकाय की क्षमता। स्थानीय निकाय का अर्थ हो गया कि जो नगर निगम या नगर पालिकाएं हैं, इनकी क्षमता का विस्तार। दो तीन संदर्भों में है यहाँ पर, खासकर एक मानव संसाधन के संदर्भ में, कि कई जगह पर आप देखेंगे कि जो नगर निगम या नगर पालिका में जितना ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए वो है नहीं, पद खाली पड़े हुए रहते हैं। दूसरा, उनके पास आप देखेंगे कि वाहन नहीं होता है, बहुत कम, जर्जर वाहन होते हैं कि कचरा ले जा रहा है और आधा रास्ते में गिरते जा रहा है, देखते होंगे, वो पानी नीचे में लिंक कर रहा है, बदबू निकल रही है बाहर से। तो क्षमता विस्तार का यहाँ पर पहला अर्थ बताया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स इनको बढ़ाना चाहिए, बढ़ना है। दूसरा, इनकी जो तकनीकी सुविधाएं हैं, वाहन, इस तरह की जो भी चीजें हैं वो। और तीसरा, समय समय पर इनको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, है ना। तो वो तीन चीजें इस पर फोकस है।
और फिर शहरी कुशल भू उपयोग नीति, यानी कि किस कार्य के लिए कितना भूमि उपयोग किया जाना चाहिए वो इसमें बताया गया है। तो एक एनडीएमए का गाइडलाइन भी है इसमें, है ना, इसको ध्यान। अच्छा एक चीज बताइए, क्या हम आज से पहले इसी क्लास में कुछ पढ़े हैं कि कुछ नए प्रावधान शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए हो रहा है? नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? राष्ट्रीय प्रयास आपका वही कॉपी है ना? आप राष्ट्रीय प्रयास निकालिए और उसमें हमने एक लिखाया था 2005 के अधिनियम का संशोधन विधेयक, उसमें देखिए कुछ है इसके बारे में। 2005 का संशोधन विधेयक लिखाया था आपको, तीसरा या चौथा क्लास होगा वो। उसमें हमने एक पॉइंट लिखाया था कि इसमें शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए शहरी प्राधिकरण स्थापना की जा रही है उसमें। तो वो पॉइंट यहां से यहां ले आएंगे। अब जब आपको अर्बन फ्लड की दिशा में सरकारी प्रयास लिखना होगा, हमने उस दिन भी बताया था, तो वो पॉइंट यहां से पिक करके यहां पर आ जाएगा। केवल एक पॉइंट जाएगा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन विधेयक लाया गया है 2024 में, जिसके तहत क्या किया गया है, अर्बन फ्लड के प्रबंधन के लिए एक शहरी बाढ़ प्राधिकरण की व्यवस्था की गई है। बस इतना सारा पॉइंट वहां से यहां पे आ जाएगा। क्लियर है? तो हमें पता था कि हमने कहाँ लिखाया है, और आपको इसलिए नहीं पता था कि आपने दोबारा इस कॉपी को रिवीजन नहीं किया है। बढ़े आगे, चलिए। वनाग्नि, ये टॉपिक जो है पूछा जा सकता है, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट में हो या कुछ अदर सेगमेंट में हो जाए, लेकिन संभावना बनती है कि आपसे पूछा जाएगा। तो अब पूछने का रीजन ये हो सकता है क्योंकि पिछले समय भी हमने बताया था कि कैलिफोर्निया जो यूएसए का है, वहाँ पर जनवरी से ही जो है सो बुश फायर कंटिन्यू और बड़े क्षेत्रों में आग लगने की घटना हुई है, और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा का विषय है, क्योंकि भारत में भी वनाग्नि का जो सीजन माना गया है वो नवंबर से लेकर जून तक माना गया है, और भारत में भी जो वनाग्नि का पिक सीजन है वो अब आने वाला है, जो अप्रैल मई का महीना है, इवन जून में, तब तक जब तक कि मानसून की आगमन नहीं हो जाती है, वो पिक सीजन है। कैलिफोर्निया में वनाग्नि की शुरुआत जनवरी में हो गई थी, वो शीत ऋतु का समय है, और उस समय वहां पर वनाग्नि हुई। तो ये विश्व स्तर पर एक चर्चा का विषय है कि हम जलवायु परिवर्तन के दौर में कितना आगे बढ़ चुके हैं, कितना हमने मौसम को बदल दिया है कि बेमौसम भी वनाग्नि की घटनाएं हो रही है। तो इसलिए ये पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी पूछा जा सकता है, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो या भी कहीं पर पूछा जा सकता है आपसे। तो वनाग्नि को नॉर्मली हम लोग बुश फायर भी कहते हैं ना, या फिर आप इसको सिंधी शब्दों में दवानल कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग के लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, तो वो है वनाग्नि। जो है इसके लिए 3 चीजों का होना जरूरी है, और 3 चीजों का होना क्या जरूरी है वनाग्नि के लिए? तो एक, वनाग्नि के होने के लिए जरूरी है ईंधन, दूसरा जरूरी है ऑक्सीजन, और तीसरा जरूरी है आग या अग्नि, है ना। ये 3 चीजें होनी जरूरी है। तो 2 चीज तो इसमें जंगल में खुद होता है ना। क्या 2 चीज होता है? तो ईंधन वहां उपलब्ध है ही, ऑक्सीजन यहाँ उपलब्ध है, ये जो है आपूर्ति होनी है इसकी, है ना। तो माचिस की आपूर्ति है ना, माचिस नहीं कहेंगे इसको, तो आग की आपूर्ति होनी है,
और ये दोनों कारणों से हो सकता है, प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है और मानवीय कारणों से भी हो सकता है। तो ये तीन चीजें हैं। और इसमें वनाग्नि जब भी होगी, अभी आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट के लिए भी काफी नुकसानदायक होता है और फिर ये मानव के लिए तो नुकसानदायक है ही। जो स्थानीय समुदाय होते हैं उनके लिए भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी वनाग्नि जो है सो सामाजिक आर्थिक नुकसान का कारण बनता है ना। जो वनाग्नि है इसमें अगर कहीं पर जो वनाग्नि होती है तो फैलाव के आधार पर वनाग्नि दो प्रकार का होता है। एक वनाग्नि होता है जिसको हम छत्र वनाग्नि कहते हैं और एक होता है सतह वनाग्नि। छत्र वनाग्नि का अर्थ होता है कि अगर जंगल में लगने वाली आग ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो दैट इज कॉल्ड छत्र वनाग्नि कहेंगे उसको। और सरफेस वनाग्नि होता है कि जो आग नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। कौन तेजी से फैलेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला तेजी से फैलेगा क्योंकि वो तो नीचे से घास फूस और तने को पकड़ते हुए ऊपर की ओर निकल रहा है। तो इसलिए ये फैलाव के आधार पर दो तरीके का होगा, एक छत्र वनाग्नि होता है और दूसरा सतह वनाग्नि होता है। चलेंगे धीरे धीरे, आप लिखिए थोड़ा सा परिचय करके। वनाग्नि में एक हेडिंग बना लीजिए, परिचय। परिचय में लिखिए लिखिए वनाग्नि जिसे बुश फायर, वनाग्नि जिसे बुश फायर या बुश फायर या और क्या कहते हैं, दावानल भी कहते हैं। दावानल भी कहते हैं, दावानल भी कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ मानव के लिए भी, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ मानव के लिए भी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से हानिकारक है। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से हानिकारक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, वनाग्नि के लिए, वनाग्नि के लिए, वनाग्नि के लिए तीन कारकों का या पदार्थ, कारक ऑब्लिक पदार्थ लिख देंगे। वनाग्नि के लिए तीन कारकों ऑब्लिक पदार्थ का होना, होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। तो डैश देके पहला पॉइंट उसमें लिख देंगे, ईंधन, ईंधन। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और तीसरा आग या अग्नि। बड़े पॉइंट में तीसरा पॉइंट लिखेंगे। देखिए इनमें ईंधन और ऑक्सीजन, इनमें ईंधन और ऑक्सीजन, इनमें ईंधन और ऑक्सीजन वनों में उपलब्ध होता है। ईंधन और ऑक्सीजन वनों में उपलब्ध होता है, जबकि अग्नि की आपूर्ति, जबकि अग्नि की आपूर्ति, अग्नि की आपूर्ति प्राकृतिक एवं मानवीय, जबकि अग्नि की आपूर्ति प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से संभव है। प्राकृतिक एवं मानवीय कारणों से संभव है।
मानवीय कारणों से संभव है ना। तो यही सब हम किस सेगमेंट पर चले जाएंगे, कारण पे, है ना। तो नीचे में एक हेडिंग हो जाएगा वनाग्नि का कारण, वनाग्नि का कारण। तो वनाग्नि का जो कारण हो जाएगा वो दो प्रकार से हो जाएगा, एक प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारक, और दूसरा हो जाएगा मानवीय कारक, मानवीय कारक, है ना। तो प्राकृतिक कारकों में क्या क्या हो सकता है वनाग्नि कारण, अगर लंबे समय तक हीट वेव चले, हीट वेव का क्या अर्थ होता है, गर्म लहर, या ऐसी शुष्क पवनें जिसमें वायु का तापमान क्या हो, बहुत ज्यादा हो। भारतीय संदर्भ में अगर हम कहेंगे तो जैसे हम लू कहते हैं ना, अभी आप देखेंगे कि अब अप्रैल का महीना आएगा, दिल्ली सब में लू का प्रकोप चलना शुरू हो जाता है। तो लू एक ऐसी वायु होती है जिसमें वायु का तापमान मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, कई बार 40-45 डिग्री से ऊपर। ऐसी वायु भी स्किन सब में क्या करता है, जलन। अगर ऐसी वायु 2-4 दिन तक कंटिन्यू चले तो ये भी फॉरेस्ट फायर में क्या होता है, सहायक होता है। तो हीट वेव का प्रकोप। दूसरा, शुष्क एवं गर्म पवने, शुष्क एवं गर्म पवन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अभी जो यूएस में हुआ है ना, यूएसए में, वहां पर जो कैलिफोर्निया में हुआ, वहां पर एक गर्म पवने चलते हैं जिसको सांता एना कहा जाता है। सांता एना पवन के कारण, कारण तो कई सारा है लेकिन वहां पर ये एक कारण मान, सांता एना जो है ना एडियाबैटिक प्रोसेस से गर्म होती है ना। बड़े तौर पर सांता एना विंड है ये। अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे ना तो ये कैलिफोर्निया है और यहाँ पर सियरा नवेदा श्रेणी है, इससे नीचे की ओर आती है, सेंट्रल वैली ऑफ कैलिफोर्निया की ओर आती है ना। तो सेंट्रल वैली ऑफ कैलिफोर्निया की ओर आने वाली ये जो पवन है इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सांता एना पवन कहते हैं। अब ये चूंकि होता क्या है, घाट माउंटेन के ऊपर से घाटी की ओर उतरती है तो ये धीरे धीरे क्या होगी, गर्म होती है। कल भी हमने आपको एडियाबैटिक कूलिंग और हीटिंग बताया था कि यदि कोई पवन नीचे से ऊपर जा रही है तो वो ठंडी हो जाएगी, और अगर कोई पवन ऊपर से नीचे आ रही है तो वो क्या होगी, गर्म होगी। गर्म इसलिए हो जाएगी क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएगा, अधिक घनत्व वाले मीडियम आएगा, वो कंप्रेस होगी, जमीन पर आ रही है, घर्षण भी काम करेगा, तो उस प्रोसेस में इस वायु का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो एक तो कैलिफोर्निया में जो वनाग्नि हुई है, वैसे उसका कोई एक्यूरेट एक कारण नहीं है, आप कई बार नेट पर सर्च करेंगे बहुत सारे चीजों को वहां पर बताया गया है। उसमें एक कारण शुष्क और गर्म पवन को माना गया है जो सांटाना वहां पर प्रवाहित होती है। तीसरा जो है सो दीर्घ काल तक शुष्क दौर का, दीर्घ काल तक शुष्क दौर का जारी रहना, है ना, जारी रहना। ये भी कैलिफोर्निया में एक कारण माना गया है कि लगभग 2 सालों तक वहाँ वर्षा काफी कम हुई है, जिसके कारण वहाँ पर मौसमी परिस्थितियाँ काफी ड्राई थी, और ड्राई कंडीशन में अगर थोड़ा सा भी कहीं से मिल गया तो वो क्या होता है, आग को तेजी से फैलाता है। चौथा जो प्राकृतिक कारक हो जाएगा वो होता है बिजली गिरना। कई बार जो बिजली गिरने की घटना होती है वो भी वनाग्नि को बढ़ावा देता है ना। आप समझो कि ये जो बिजली गिरना है ना, रूस के साइबेरिया रीजन में वनाग्नि का बड़ा कारण है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में, साइबेरिया क्षेत्र में वनाग्नि का कारण है। एक तो साइबेरिया कहाँ पर है, आप सोचो कि आर्कटिक रीजन में है वो, वैसे ही वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है, लेकिन वहाँ पर भी बिजली गिरने की घटना काफ़ी होती है और उसके कारण वहाँ पर वनाग्नि होता है। तो बिजली गिरने से भी वनाग्नि की प्राकृतिक तौर पर घटनाएं होती है। पांचवा हो जाएगा शिलाओं का क्या अर्थ हुआ, पत्थर, शिलाओं के आपसी घर्षण से, है ना,
शिलाओं के आपसी घर्षण से। और क्या हो सकता है? सूखे पत्तों या लकड़ियों के, है ना, लकड़ियों के घर्षण से, है ना, घर्षण से। अब न बहुत सारी चीजें समाप्त हो गई है, नहीं तो प्राचीन काल में जब भी या आज भी यज्ञ होते हैं, यज्ञ के हवन कुंड में जो अग्नि जलाई जाती है, प्रज्वलित की जाती है, कैसे? लकड़ियों को आपस में घर्षित करके, वो आप देखते होंगे। शुष्क मौसम हो और लकड़ियां आपस में घर्षण करे तो फिर क्या हो सकता है? वो आग का कारण बन सकते हैं। जैसे सूखे पत्तों में आप ये समझिए कि जो चीर का पत्ता होता है ना, चीर पत्ता में फायर का गुण ज्यादा पाया जाता है। फायर का गुण ज्यादा पाया जाता है, यानी वनाग्नि के लिए ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है ना। और भारत में चीर का पत्ता वृक्ष कहाँ ज्यादा पाया जाता है? पश्चिमी हिमालय में यह वृक्ष अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि पूर्वी हिमालय में वनाग्नि कम होती है एज कंपेयर टू वेस्टर्न हिमालय, क्योंकि वेस्टर्न हिमालय में कुछ रीजनल कंडीशन है वहाँ का। जैसे चीड़ का वृक्ष होता है, ये पत्तियां काफी फैर बढ़ाने वाले होते हैं, आपसी घर्षण से ये तुरंत जलना शुरू हो जाता है। तो चीड़ के पत्तों में फायर का गुण पाया जाता है ना। तो पहला पॉइंट हमने क्या ले लिया? हीट वेव। दूसरा हमने क्या लिया? शुष्क एवं गर्म पवन, जो अभी एग्जाम्पल है यूएस में। दीर्घकाल तक शुष्क मौसम का जारी रहना, फिर बिजली का गिरना, शिलाओं के आपसी घर्षण से, सूखे पत्तों या लकड़ियों के घर्षण से, और इसका एग्जाम्पल हमारे यहाँ भी मिलता है। ये मानवीय कारणों में जब हम आ जाएंगे तो मानवीय कारणों में वनाग्नि का कारण क्या हो सकता है? तो मानवीय कारणों में वनाग्नि का कारण हो जाएगा पशु चरवाहों द्वारा बीड़ी सिगरेट के प्रयोग से। हाँ, कई बार होता है ना, ये लोग पीते हैं, वैसे भी आप लोग जो भी पीते होंगे, कौन कौन सिगरेट पीते हैं इसमें? आप लोगों में से कोई नहीं? झूठ बोल रहे हैं ये लोग। सफेद, इसको सफेद नहीं, इसको काला झूठ कहेंगे। कई बार बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वैसे उसको लोग फेंक देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है? सुलगने लगता है। तो ये मानवीय भूल से कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है। दूसरा इसका कारण हो जाएगा बिजली तार या शॉर्ट सर्किट से, है ना। आप एक चीज बताइए, आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी आया हुआ है ना, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, कहीं वृक्ष वनों से होकर नहीं गया है ना। उत्तराखंड में पिछले साल जो वनाग्नि हुई थी, उसका ये कारण माना गया था कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। तो केवल आप उसे नहीं समझेंगे, तो बिजली तार या शॉर्ट सर्किट से होता है। तीसरा, इसका कारण कभी कभी कैंप फायर होता है। कैंप फायर का क्या अर्थ होता है? हाँ, सही है, पिकनिक मनाने के लिए लोग जाते हैं ना। कई बार आप मूवी सब में भी देखते होंगे कि वो गाना फरमाया जा रहा है और, है ना, वातावरण को गर्म किया जा रहा है। तो कैंप फायर का अर्थ होता है कि जैसे दोस्त 10-12 ग्रुप बना के गए कभी ठंड के मौसम में कहीं पर, अब वो आप चारों तरफ बैठे हुए हैं और बीच में आग जल रही है, बातचीत हो रही है, कई बार आप भूलवश वो चीजें आग को बढ़ावा देती है। तो कैंप फायर इसका
कारण बनता है। चौथा तारकोल या चारकोल कि आप कभी देखते होंगे कि जो सड़कें बनाई जाती है ना, तो अलकतरा सिंपल शब्द कहा जाता है इसको, यही कहते हैं ना। लेकिन वो बहुत ज्वलनशील होता है, आप देखेंगे उसको बुझाया अगर ना जाए तो वो धीरे धीरे क्या होता है, कवर करना शुरू कर देगा। तो सड़कें दो तरीके की बनती है, एक तो सीमेंट बालू से ढाल के बनाया जाता है और एक चारकोल वाले होते हैं जिसको पिच कहते हैं आप एक तरीके से। वो जब बनाया जाता है ना तो पहले वो तो बहुत हार्ड होता है, वो आप देखते हैं कि जगह जगह पर गड्ढे बनाए जाते हैं, उसको पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद फिर उसको रोलर से यूज करके लगाया जाता है। तो वो बहुत फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, अगर उसको सही से मैनेज नहीं किया गया तो वो कारण बनता है। तो तारकोलिया। पांचवा और मानवीय कारण क्या हो सकता है? क- क्या स्थानांतरित कृषि इसका कारण है? झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, है ना। तो झूम कृषि तो ये विधि ही है ना कि इसमें या तो जंगलों को काटा जाता है या फिर क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। तो उसके कारण जो है से ये होता है। कई बार जो जंगलों में जंगलों में खरपतवार को जलाने से, खरपतवार लगाते हैं ना, ढेर कर दिया जाता है और उसमें कई बार क्या कर दिया जाता है, आग लगा दिया जाता है, तो वो भी धीरे धीरे क्या होता है, फैलकर आग का रूप धारण कर लेता है। तो कुछ प्राकृतिक कारण और कुछ मानवीय कारण जो है। और सातवां भूमंडलीय भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे औसत तापमान बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे जंगलों सब में क्या हो रहा है, आग लगने की घटना बढ़ते जा रही है ना। तो जब भी आपसे कारण पूछा जाएगा आप पॉइंट फॉर्म में ही लिखिएगा, इसको पैराग्राफ में मत लिखिएगा, नहीं तो वो लगेगा एक पॉइंट लिखा गया है ऐसे ही। और साइड में एग्जाम्पल अगर आप साइड में देते जाएंगे तो वो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल लिख देते हैं ना तो लगता है कि नहीं बातें जो है वो सही कही गई है। जैसे हमने यहाँ लिखा बिजली तार या शॉर्ट सर्किट से, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कैसी संभावना व्यक्त की गई है कि 2024 में उत्तराखंड में जो वनाग्नि हुई थी उसके पीछे शायद शॉर्ट सर्किट की घटना ही जिम्मेदार है ना। तो हम उदाहरण से अपनी बातों को पुष्ट कर लेंगे। क्लियर है? नीचे में लिखेंगे भारत में वनाग्नि प्रभावित क्षेत्र, भारत में वनाग्नि प्रभावित क्षेत्र। ये डायग्राम बनेगा। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, समझ लेना, लेकिन अगर आप ट्राई कीजिए एक बार बन जाता है तो ज्यादा बेहतर है। एक तो आप देख रहे हैं ना कि जो इसमें कुछ करना नहीं है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड सबके एरिया, कुछ मध्य प्रदेश के एरिया को कवर कर लेना है, पश्चिम घाट को कवर कर लेना है, कुछ पूर्वी घाट को कवर कर लेना है, अरावली को, हिमालय में भी आप देख रहे हैं कि लद्दाख सब छूटा हुआ है ना। तो जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल और पूर्वोत्तर को पूरा कवर कर लेना है, आपका बन जाएगा डायग्राम। या हम बना दें बोर्ड पे? देखो बना भी लिया उन्होंने।
बहुत आसान है बनाना। आप इसको भारी बना रहे हैं इसीलिए एक एरिया बन गया। कुछ इसी तरीके से है। ऐसे ही है ना, बस इतने तो बनाना था आपको। देखो ऑनलाइन बहुत सारे लोग बना भी लिए हैं। सही है, अच्छा है। बन गया। तो क्षेत्र तो हम देख लिए हैं लगभग ना, दोनों मानचित्र में कि भारत में वनाग्नि प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है। तो एक लिखने की इसमें जरूरत है नहीं, मानचित्र पर आप सुन लीजिए केवल। यानी कि हिमालय का जो पूर्वी और पश्चिमी हिमालय है, ये वनाग्नि के लिए भारत में सेंसिटिव जोन है। लेकिन हिमालय में आप ये याद रखेंगे कि ग्रेटर हिमालय के उत्तर में जो पार हिमालय का क्षेत्र है, वो चूंकि आइस केप का रीजन हो जाएगा, तो वहां वनाग्नि का क्षेत्र नहीं है। मूलतः कुछ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल, और इन तीनों में भी उत्तराखंड और हिमाचल का क्षेत्र ज्यादा सेंसिटिव है वनाग्नि के लिए। पूर्वोत्तर में आएंगे तो कुछ सिक्किम है, अरुणाचल है, और जो मणिपुर यानी कि असम को छोड़कर मैक्सिमम राज्य जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में जाएंगे तो पश्चिम घाट है और पूर्वी घाट है, अरावली है, और कुछ जो मध्य पूर्वी भारत का हिस्सा है, मध्य पूर्वी भारत का हिस्सा कहने करते इसमें कुछ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और कुछ आंध्र तेलंगाना का मिलाकर जो महाराष्ट्र का एरिया हो जाएगा पश्चिम पूर्व का, वो सब मिलाकर वनाग्नि का क्षेत्र बनता है। ये क्षेत्र है। लेकिन अब थोड़ा सा अभी हमें क्या करना है, इसमें रिसेंट डाटा पे चलना है ना। तो एक दो लाइन लिखिए आप इसमें। देखिए भारत में वनाग्नि का समय, भारत में वनाग्नि का समय भारत में वनाग्नि का समय नवंबर से जून तक माना गया है। वनाग्नि का समय नवंबर से जून तक माना गया है। नवंबर से जून तक माना गया है। इसमें भी अप्रैल और मई का महीना, इसमें भी अप्रैल और मई का महीना, अप्रैल और मई का महीना वनाग्नि के लिए, अप्रैल और मई का महीना वनाग्नि के लिए पिक सीजन माना गया है। पिक सीजन का क्या अर्थ हुआ, जिसमें ज्यादा होती है ना, सबसे पिक सीजन या संवेदनशील समय माना गया है। वनाग्नि के लिए सबसे संवेदनशील समय
माना गया है, सेंसिटिव समय माना गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, देखिए भारत में वनाग्नि, भारत में वनाग्नि, भारत में वनाग्नि विस्तृत, भारत में वनाग्नि विस्तृत एवं स्थानीय, विस्तृत एवं स्थानीय दोनों है। भारत में वनाग्नि विस्तृत एवं स्थानीय दोनों है। इस लाइन का अर्थ यह है कि एक डाटा आएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो 2021 में जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया था और 2023 वाला भी 1-1.5 महीना पहले आया है। 21 के फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वे में था कि भारत में जो कुल वन क्षेत्र है, उस कुल वन क्षेत्र का 35.47% वनाग्नि के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। तो डेटा क्या कहता है, आप ध्यान समझिए कि भारत में जो कुल वन क्षेत्र है, हेक्टेयर में या वर्ग किलोमीटर में आप समझेंगे, इसको परसेंटेज में नहीं समझेंगे। मान लीजिए भारत में कुल वन क्षेत्र 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। उस 7 लाख वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का 35.47% जो है वनाग्नि के लिए संवेदनशील है। तो ठीक ठाक एरिया हो गया ना, 33% से 1/3 से भी ज्यादा हो गया। तो विस्तृत का अर्थ यही है यहाँ पे कि विस्तृत का अर्थ हो गया कि भारत के एक बड़े क्षेत्र में या प्रतिशत एरिया ये कवर किए हुए हैं। और स्थानीय का अर्थ हुआ कि कहीं कहीं ये ज्यादा इंटेंस है, कहीं पर वनाग्नि का प्रभाव नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान में नहीं है, लगभग अरावली को छोड़ दिया जाए, मैदान में बिहार यूपी सब में लगभग वनाग्नि रहित क्षेत्र है। लेकिन बाकी के राज्यों में आप देखेंगे कि हर एक राज्य में कुछ ना कुछ इसका प्रभाव है, कहीं पर नहीं है। तो विस्तृत का अर्थ है, हम इसे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो है उसके डेटा से समझेंगे कि कितना प्रतिशत भाग है। और स्थानीय का अर्थ, वो स्थानीय का अर्थ हो गया कि राज्य विशेष में, और राज्य विशेष में भी हर एक राज्य के पूरे जिले में तो नहीं है, कुछ जिले में ज्यादा है, कुछ जिले में कम है, और कुछ जिले वनाग्नि से रहित भी है। इसमें लिखेंगे इसी पॉइंट में आगे बढ़ा के, देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार, रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 2021 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र का, भारत में कुल वन क्षेत्र का 35.47%, 35.47% वनाग्नि के लिए, वनाग्नि के लिए अधिक संवेदनशील है, वनाग्नि के लिए अधिक संवेदनशील है, अधिक संवेदनशील है। चौथा पॉइंट देखिए, पिछले 2 दशक में, पिछले 2 दशक में, पिछले 2 दशक में वनाग्नि की घटनाओं में, पिछले 2 दशक में वनाग्नि की घटनाओं में, वनाग्नि की घटनाओं में 10 गुनी वृद्धि हुई है, वनाग्नि की घटनाओं में 10 गुनी वृद्धि हुई है। और 62% से अधिक भारतीय राज्य, 62, और 62% से अधिक भारतीय राज्य, अधिक भारतीय राज्य उच्च जोखिम वाले, उच्च जोखिम वाले, उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आ गए हैं, उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आ गए हैं, जिसका मुख्य कारण, उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आ गए हैं जिसका मुख्य कारण भूमंडलीय तापन है, जिसका मुख्य कारण भूमंडलीय तापन है। फिर अगला पॉइंट लिखिए, नए वन रिपोर्ट 2023,
नए वन रिपोर्ट 2023 में, नए वन रिपोर्ट 2023 में भारत में वनाग्नि के लिए, भारत में वनाग्नि के लिए हॉटस्पॉट वाले, वनाग्नि के लिए हॉटस्पॉट वाले राज्य एवं जिलों की पहचान की गई है, जिलों की पहचान की गई है, जिलों की पहचान की गई है। ये डेटा आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसे जो सेकंड लास्ट पॉइंट है उसमें हमने क्या लिखा है आपको कि पिछले 2 दशक में वनाग्नि में 10 गुनी वृद्धि हुई है। तो 2 दशक का अर्थ क्या हो गया, 2000 से लेके आज तक के डेट में, है ना। और दूसरा उसमें है कि 62% भारतीय राज्य उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आ गए हैं। इसका अर्थ है कि भारत में जितने भी संघ और राज्य क्षेत्र हैं उसके 62%, तो जो भी 28-29 राज्य और संघ शासित प्रदेश है, इसका अर्थ है उसमें से 20-21 राज्य ऐसे हो गए हैं जो वनाग्नि के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में आ गए हैं। इसका अर्थ यह है। और नए रिपोर्ट में हॉट स्पॉट का अर्थ होता है जहां पर वनाग्नि की संवेदनशीलता सबसे ज्यादा हो सकती है। तो कुछ राज्य और कुछ जिलों की भी पहचान की गई है कि ये जैसे आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, इस सबको वनाग्नि के लिए हॉट स्पॉट वाले राज्यों में पहचान की गई है। यानी कि ये राज्य ऐसे हो गए हैं जहां वनाग्नि की घटना सबसे ज्यादा हो सकती है या उसके लिए ये राज्य ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। हॉट स्पॉट का अर्थ हम यहाँ पर यही समझेंगे, है ना। तो मैप जब भी पूछेगा भारत में वनाग्नि तो ये मैप आना चाहिए और थोड़ा सा ये डाटा आ जाना चाहिए। क्लियर है। नीचे में लिखेंगे, इसमें 1-2 डायग्राम हमने और इंसर्ट कर दिया है, डाउन टू अर्थ मैगजीन का है। आप थोड़ा सा ये पीडीएफ जाएगा, ये सैटेलाइट इमेज है ना। तो इस सबको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो थोड़ा सा और चीजें आपको मिल जाएगी, है ना। नीचे में लिखेंगे वनाग्नि का प्रभाव, वनाग्नि, वनाग्नि का प्रभाव। तो हम इसके प्रभाव को 2 सेगमेंट में जानेंगे। एक प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव और दूसरा इसका मानव समाज पर प्रभाव। प्राकृतिक पर्यावरण पर जो वनाग्नि का प्रभाव होगा, क्या इससे वायु में कणीय प्रदूषक आएंगे? पार्टिकुलेट मैटर की वृद्धि, है ना। जैसे हम आप ठंड में भी जब लकड़ी जलाते हैं या पराली जलाते हैं, देखते हैं छोटे छोटे कण राख के निकलते रहते हैं ना, तो उसको हम सुट्स कहते हैं या क्या कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। ये हवा में लटका हुआ होता है, इसलिए आप इसे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। तो वायु में कणीय प्रदूषकों में वृद्धि। दूसरा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन या वृद्धि। अब वनाग्नि होगी तो जाहिर सी बात है कि कौन सा गैस निकलेगा, CO2 निकलेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, ये कौन निकालेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकालेगा। तीसरा, इससे ये दोनों CO2 गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा जो गैसें निकलती है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो इसमें मैं फिर से बता रहा हूं कि आप ध्यान रखिएगा कि CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बट वनाग्नि से इन सारे गैसों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये वनाग्नि से उत्सर्जित होने वाली गैस है। वनाग्नि से, इसको आप अंदर वाले बॉक्स में ले जाइएगा ना, वनाग्नि से। प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन आया हुआ है
कि वनाग्नि से या जीवाश्म के दहन से कौन कौन सी गैसें उत्सर्जित होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा। तो क्या अब ये ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वनाग्नि होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि लाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि, ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो वृद्धि होगा वो दो तरीके से हो जाएगा। कैसे होगा? एक तो हुआ, ध्यान से आप इसको समझिए कि वनाग्नि से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि दो प्रकार से होगा। पहला, एक तो वनाग्नि हुई तो प्राकृतिक वृक्ष का एरिया कम हो गया, और प्राकृतिक वृक्ष का एरिया कम होने का क्या अर्थ हुआ है कि प्राकृतिक पर्यावरण के कार्बन अवशोषित करने की क्षमता कम हो गई। अब अगर प्राकृतिक पर्यावरण के कार्बन अवशोषित करने की क्षमता कम हुई तो वातावरण में नेट ग्रीन हाउस गैस की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। और दूसरा कि चूंकि वनाग्नि से ये गैस भी तो उत्सर्जित हुआ ना, तो इस गैस के उत्सर्जित होने से और वातावरण में क्या हुआ? CO2 की मात्रा बढ़ी। तो फॉरेस्ट फायर दो तरीके से ग्रीन हाउस इंपैक्ट बढ़ाने का कार्य करता है। एक, जंगलों के जलने से नेट ग्रीन हाउस गैस का वातावरण में बढ़ जाना, और दूसरा जंगलों के जलने से जो CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा उसके कारण, है ना। तो ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हो जाएगी। चौथा, इसका प्रभाव होगा मृदा का प्रदूषण। जब वनाग्नि होगी तो नीचे का खरपतवार सब भी जड़ जाता है ना, तो पहाड़ी मिट्टी क्या हो जाएगी? प्रदूषण या उसका निम्नीकरण कहेंगे, उसके जो भी जैविक तत्व होंगे वो क्या हो जाते हैं? आप इसको इस तरीके से समझिए, कई बार आप पेपर में पढ़ते होंगे कि पराली के जलाने से मिट्टी बंजर हो रही है। पढ़ते ना, जब पंजाब हरियाणा समय पराली जलाया जाता है तो कैसे पराली के जलाने से मिट्टी बंजर हो सकती है? यही प्रोसेस होगा ना कि जब आप पराली दहन करते हैं तो पराली दहन से मिट्टी गर्म होती है, और मिट्टी गर्म होगी तो उसका जो जैविक तत्व होगा समाप्त हो जाएगा, और उसमें जो जैविक ऑर्गेनिज्म होता है जो मिट्टी को इनरीच करते रहता है वो भी तो मारा जाएगा। तो जैसे मिट्टी का जैविक तत्व खत्म हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया, वो मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बंजर होते जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो उसकी उत्पादकता को बढ़ाने वाला था वो धीरे धीरे क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। तो भारत में पर्वतीय मिट्टी है ना, 8 प्रकार की मिट्टी आप पढ़े होंगे। तो पर्वतीय मिट्टी सब इससे क्या होगा? धीरे धीरे बंजर और नुकसान होगा। तो मृदा का प्रदूषण। पांचवा, इसका प्रभाव प्रजाति विस्थापन पर हो सकता है। प्रजाति का विस्थापन, जब जंगलों में आग लगेगी तो वहां पर क्या होगा? बहुत सारी प्रजातियां वहां से दूसरी जगह माइग्रेट करके जाएगी। छठा, इसका प्रभाव क्या हो सकता है? प्रजातियों का विनाश, है ना, प्रजातियों का, या आप कह सकते हैं वन्य जीवों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जीव जलकर क्या होते हैं? मारे जाते हैं। फिर वनाग्नि जो होती है ये वन्य जीवों के पुनर्जनन, वन्य जीवों के पुनर्जनन की क्षमता को बाधित करते हैं, है ना, कम करते हैं, बाधित करते हैं। ये वनाग्नि होगा तो ये वृक्षों के या बीजों के अंकुरन को बाधित करेंगे, बीजों के अंकुरन को बाधित करते हैं ना, बाधित करते हैं। तो इस तरीके से वनाग्नि का प्राकृतिक पर्यावरण पर भी प्रभाव जाएगा। क्या यह वनाग्नि जो है मृदा अपरदन को बढ़ावा दे सकता है? तो ये मृदा अपरदन का कारण बन जाएगा। क्या ये बाढ़ और सूखे के प्रकोप का कारण बढ़ सकता है? बाढ़ और सूखे के प्रकोप में वृद्धि का ये कारण हो जाएगा। क्या ये प्राकृतिक भूदृश्य की सुंदरता कम कर देगा ना? तो प्राकृतिक भूदृश्य की सुंदरता का विनाश, नुकसान, है ना।
अब जंगल जल जाता है तो कैसे लगते रहता है, बंजर फटेहाल टाइप का वो इलाका लगते रहता है ना। लगता है कि कोई आक्रांता आया था लूट के इस सब के क्षेत्र को चला गया है। तो प्राकृतिक भूदृश्य की हानि है ना। और अगर आप इसको अब लिंक करना चाहें ना, तो ऊपर के पॉइंट कई पॉइंटों से लिंक हो जाते हैं। जैसे आप देखोगे इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एसिडिक रेन का कारण बनता है। एसिडिक रेन का कारण है ना ये। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। कि जब नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरण में आता है और सल्फर डाइऑक्साइड, तो वातावरण की नमी से अभिक्रिया करके वो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और वो अम्ल की बूंदें जब वर्षा जल के साथ धरातल पर आए तो फिर वो किसका कारण बनता है, अम्ल वर्षा का, है ना। मानवीय कारण रहने देते हैं, दूसरी क्लास चलनी है तो आ जाए। कल आपसे मिलेंगे तो मानवीय कारण से चलेंगे, और इसको कवर करने के बाद हम चलेंगे जैविक आपदा पे, है ना। एक क्लासिफिकेशन में आया था, तो जैविक आपदा पर चलेंगे।